अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें जो है वो क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द माइक्रो प्रोसेसर, ऑल्सो डिफाइन इट्स यूनिट, ऑल्सो ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है 2010, 18, 17, 16, 21 और 23। अब आप इन तमाम जो है वो ईयर्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या अहमियत होगी। तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास होता क्या है। तो बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर बहुत आसान सी चीज़ है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इस तरीके से आपका ब्रेन आपके बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। और कंप्यूटर का ब्रेन होता क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये एक चिप होती है जो कि सारे कैलकुलेशन और डिसीजन को तय कर रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी है, जैसे हम सोच कर काम करते हैं वैसे ही कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि उसको क्या काम करना है। ठीक है, अगर आपको एक सिंपल लाइन में बताना है, सिंपल लाइन में भी कहोगे कि माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल चिप है जो कंप्यूटर के अंदर सारे काम कंट्रोल करती है, जैसे कैलकुलेट करना हो गया, डाटा को प्रोसेस करना हो गया और फिर डिसीजन लेना हो गया। ये तमाम काम हमारे पास कौन कर रहा होता है? माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी यही चीज़ है। CPU और माइक्रो प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द माइक्रो प्रोसेसर इज चिप कंटेनिंग मिलियन ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर। दीज ट्रांजिस्टर मैनिपुलेट डेटा. Microprocessor perform all the calculation necessary to make the computer work. These calculations are performed at very high speed and accuracy. Microprocessor is made up of silicon. ठीक है, तो ये चीज़ ना आपने दिमाग में रखनी है। आपको क्या बताया जा रहा है? आपको जो बताया जा रहा है आपने बस वो दिमाग में रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, जो कि सोचता है, डिसीजन लेता है आपके पास, उसको ये देखता है कि हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, वो सब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के कुछ 5 कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे पास आता है वो आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में बेसिकली आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? ये आपके पास परफॉर्म करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक लॉजिकल कंपैरिजन भी होता है, जिसके अंदर आप लॉजिकली कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके की जो कंपैरिजन है वो लॉजिकल में चली जाती है। बाकी अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कमांडर की तरह काम करता है। ये इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो अर्थमेटिक के पास जानी चाहिए, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो लॉजिकल के पास जानी चाहिए। इस चीज़ को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि मैनेज करता है, जो कोऑर्डिनेट करता है ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर के साथ। उसके बाद हमारे पास आती है क्लॉक। क्लॉक जनरेट पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस क्लॉक। क्लॉक की जो स्पीड होती है उसको मेजर किया जाता है मेगा हर्ट्स के अंदर या फिर गीगा हर्ट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई, देन हमारे पास आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर ये आपके वाले लिखने वाले रजिस्टर नहीं होते। ये रजिस्टर क्या काम करते हैं? ये रजिस्टर डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह रहे होते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज़ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसीड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच मे बी ऑफ 8 बिट्स, 16 बिट्स और 64 बिट्स। बस आपने ये बात जहन में रखनी है कि रजिस्टर आपके पास टेम्परेरी होल्डिंग जो है वो होते हैं। ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपका जो भी डाटा होता है उसको थोड़े टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कैलकुलेट करना है 2 + 2, अब जो वो 2 होगा वो एक रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, जो कि थोड़ी देर के लिए 2 को स्टोर रखेगा, फिर +2 होगा। इस तरीके के काम जो होते हैं वो हमारे पास रजिस्टर के ज़रिए से किए जाते हैं। देन आपके पास आती है कैशे। कैशे हमारे पास एक मेमोरी होती है। कैशे इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया विच इज़ अवेलेबल इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कहाँ होती है? ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। द इमीडिएट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन कैशे। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखो भाई, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास किसके ऊपर बेस करता है? ये बेस करता है वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज 1S and 0S. Magnetic drum were used as primary internal storage medium and punched card for input. In this generation, mainly batch processing operating system was used. इसको याद करने के लिए हमें ना कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ, आपने याद रखना है इसका
ये ड्यूरेशन टाइम, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एमसीक्यूज़ में ये हर दफ़ा पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का भाई 1940 टू 1956 के ड्यूरेशन में, क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद ये कौन सा टाइम पीरियड था, ये वैक्यूम ट्यूब का टाइम पीरियड था, ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड था, ये वैक्यूम ट्यूब का टाइम पीरियड था। ये जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास वैक्यूम ट्यूब, ये काफ़ी बड़ी थी और स्लो भी थी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो सकती है ENIAC, ये इसकी एग्जाम्पल होती है, ठीक है। इसके अलावा बस आपने इसको दिमाग में किस तरह रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ट्यूब्स यूज़ हुई थी और इसकी ड्यूरेशन 1940 टू 1956 से। इसके अंदर जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ हुआ था, ठीक है। ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, 1 और 0 की लैंग्वेज को समझती थी। देन हमारे पास आता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब भाई सेकेंड जनरेशन में आने की वजह कौन बना वो वजह जिसने जो हमें लेकर आ गया सेकेंड जनरेशन में, तो वो वजह थी हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर की वजह से। ट्रांजिस्टर आए तो हम सेकेंड जनरेशन में दाखिल हो गए। अब होता ये है कि भाई वैक्यूम ट्यूब्स जो थी ना वो बड़ी थी। अब जैसे ही हम सेकेंड जनरेशन में आए ना, हमारे पास अब चीज़ें छोटी होना शुरू होंगी, हमारी टेक्नोलॉजी छोटी होनी शुरू होगी और फास्टर होनी शुरू होगी जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सही है। तो ट्रांजिस्टर बनी हमारी वजह, कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट। Assembly language and a high level language Fortran यानी formula translator were introduced. Magnetic core were used as primary internal storage medium. Punch card were used for input batch processing and multi programming operating system. देखो वहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही थी, यहाँ पर यूज़ हो रहा था मैग्नेटिक ड्रम्स यूज एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम एंड पंच कार्ड यूज़ किए जा रहे थे। जबकि यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम यूज़ किया जा रहा है, पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है और वहाँ पर आपके पास सिंपल बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा था। ड्यूरेशन इसकी भी देखें 1956 से 1963 के अंदर इसकी जो है वो ड्यूरेशन चली है आपके पास, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकती है, IBM 1401, ठीक है। ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल हो सकती है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में आने की वजह बनी हमारे पास क्या, आईसी वो वजह थी जिसकी वजह से हम थर्ड जनरेशन में आए। अब मैंने आपको क्या कहा, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास कंप्यूटर छोटे होते जाएंगे और आपके पास जो है वो स्पीड और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान में रखनी है। अब हुआ ये आईसी में आने के बाद हमारे कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया और इसकी जो स्पीड थी और उसकी जो एफिशिएंसी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर थे। और इसी दौरान हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पास्कल, कोबोल वर इंट्रोड्यूस। कीबोर्ड एज इनपुट, कीबोर्ड को इनपुट कंसीडर किया जाता था और मॉनिटर से आउटपुट लिया जाता था, ठीक है। तो अब ये वाला काम हमारे पास क्या हुआ थर्ड जनरेशन के अंदर, क्लियर है यहाँ तक। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ भाई, थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कराया गया। कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हो गई पास्कल और एक हो गई कोबोल। इसके अलावा कीबोर्ड जो है वो इनपुट के तौर पे यूज़ किया जाता था और मॉनिटर जो है वो आउटपुट के तौर पे यूज़ किया जाता था, ठीक है बेटा। अब हमारे पास आ रहा है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो भाई फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपके पास क्या है, 1971 टू प्रेजेंट। अब ये वो जनरेशन है जब इन्वेंट हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान में रखना है आपको, जो थर्ड जनरेशन है उसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं IBM 360, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स लाजमी तौर पे आपने याद रखनी है। अब हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आने की वजह बनी माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन। माइक्रो प्रोसेसर was revolutionary which caused the development of faster, less expensive, smaller and more reliable computer. They use semiconductor memories, RAM and ROM and magnetic storage became popular. More high level languages were introduced like C, C++, Java etc. यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो था वो रेवोल्यूशन था किसके लिए, कि उस दौर में हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्टर, लेस एक्सपेंसिव और स्मॉलर और मोर रिलायबल कंप्यूटर बने जो कि यूज़ करते थे सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जो कि क्या क्या होती हैं, रैम होती है और रोम होती है, और मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करते थे, ठीक है। मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ की जाती थी। और इसके अंदर और भी बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसके अंदर हमारे पास आता है C, C++, जावा और इसके अलावा। अच्छा भाई इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रही होती हैं वो है इंटेल 4004 और पेंटियम, ठीक है। PCs हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वो सब इधर आ रहे थे।
फिफ्थ जनरेशन हमारे पास क्या है? फिफ्थ जनरेशन हमारे पास है AI, ठीक है। स्मार्ट सिस्टम, AI एंड रोबोटिक्स, ये फिफ्थ जनरेशन के अंदर आने की वजह बनी। Fifth generation computing devices are still being developed in this generation. Computer will be capable of self-learning, reasoning, and generalization. These computer or control machines like robot will also be able to process human languages. ठीक है भाई, फिफ्थ जनरेशन में आने की वजह क्या बनी भाई? AI बनी, रोबोटिक्स बने। अब हो रहा ये है कि अब आपके पास जो कंप्यूटर है ना वो सेल्फ कैपेबल हो गया, वो अपने आप लर्न कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, जनरलाइजेशन कर सकता है, उसके पास ह्यूमन की जैसी पावर आ गई है सोचने की। तो ये चीज़ हमारे पास फिफ्थ जनरेशन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर, जो कि हमारे पास व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो डिफाइन इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि भाई तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। अब कंप्यूटर को वैसे नहीं बता देता, चलो कंप्यूटर आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है, नहीं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that a computer uses to perform task. It is a general term for a computer program. सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर की दो तरह की टाइप्स होती हैं आपके पास, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ना आपके पास तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, सही है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के काम के लिए यूज़ होता है। यानी अगर मुझे कोई पिक्चर लेनी है या फिर मुझे जो है वो कोई वीडियो बनानी है तो मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगी, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है ना तो फिर आप जो है वो कंप्यूटर को नहीं चला सकते। इसकी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है? विंडोज़ हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, मैक OS हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स होती हैं आपके पास। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज। विंडो एंड लिनक्स आर कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कि मैनेज करता है तमाम सिस्टम रिसोर्सेज को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर आर कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही टाइप्स चल रही हैं, सही है। डिवाइस ड्राइवर आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। जब आप USB लगाते हैं ना तो उसके अंदर आपसे पूछ रहा होता है कि अच्छा ये ड्राइवर आपके पास डाउनलोड हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, तो ये वो चीज़ है। इसके बाद हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए होते हैं, सही है। जैसे कि आपके पास एंटीवायरस हो गया, सही है, WinRAR के नाम से आपके पास एक चीज़ होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सब हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज, सही है भाई। फिर आपके पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जिस तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ चाइना और मुझे चाइनीज़ नहीं आती, ठीक है, और बाहर जिससे मैं मिलने जा रही हूँ उसको उर्दू नहीं आती, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी ऐसे बंदे की जो कि चाइनीज़ भी समझता हो और जो कि उर्दू भी समझता हो, वो मेरी बात उस बंदे को डिफ़ाइन करे और उसकी बात मुझे डिफ़ाइन करने के काबिल हो। तो उससे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम कहते हैं ना कि भाई उसको दोनों चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से मुझे आती है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी मुझे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, लेकिन मेरा कंप्यूटर जो समझता है वो तो 0-1 समझता है। तो मुझे ज़रूरत है किसी ऐसी चीज़ को बीच में लाने की जो कि क्या करे, मेरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे किसमें? ह्यूमन की लैंग्वेज, उसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। और हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, सही, और हम 0 और 1 की लैंग्वेज नहीं समझते। तो बीच में हमें लगाना पड़ता है ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। कैन ओनली अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें ये बात पता है कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज को जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। देन हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉट प्री इंस्टॉल ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, सही है, अब व्हाट्सएप के बगैर भी तो आपका कंप्यूटर चल सकता है ना, व्हाट्सएप के बगैर भी तो आपका मोबाइल चल सकता है, ज़रूरी तो नहीं है। मोबाइल तो आपको नहीं कहता नहीं भाई आप जब तक व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं करेंगे मैं कुछ भी रन नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर चाहिए ना तो फिर आप वो चीज़ डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या कह रहे होते हैं बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं आपके पास। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आ जाता है। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनीथिंग सच एज डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशंस। अगर इस तरीके के सॉफ्टवेयर चलाने, थोड़े बिजनेस टाइप सॉफ्टवेयर चलाने, तो वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आपके पास आ रहे होते हैं। देन आपके पास होता है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर आर यूज टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली। ठीक है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो मैंने आपको बता दी हैं। और यहीं इसी के साथ हमारा जो है वो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर को, जो कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।